नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि जो अपलोड वीडियो है वो आप लोग देख सको। आप लोगों को इनमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं या आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए। अभी तक हम लोग बीएससी सेकंड ईयर की सेकंड यूनिट थर्मोडायनेमिक्स स्टडी कर रहे थे। उस थर्मोडायनेमिक्स में हमारा जो चल रहा था वो कार्नोट साइकिल चल रहा था। कार्नोट साइकिल के कल हमने अलग-अलग स्टेप में वर्क फाइंड आउट कर लिया था। देखो, कल तक हमने जो स्टडी किया मैं आपको एक बार बता देती हूँ। कार्नोट साइकिल की हमने चारों स्टेप्स कौन-कौन सी? आइसोथर्मल एक्सपेंशन, उसके बाद एडियाबैटिक एक्सपेंशन, उसके बाद आइसोथर्मल कंप्रेशन और लास्ट स्टेप थी एडियाबैटिक कंप्रेशन। इन स्टेप पे हमने रिलेशनशिप निकाल लिया था। यहां से हमने एक रिलेशनशिप निकाला था Q2 इज इक्वल टू माइनस, मैंने उसको W1 से डिनोट किया था, वो था हमारा RT2ln V2 अपॉन V1। इसको इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद हमने जो निकाला वो एडियाबैटिक एक्सपेंशन निकाल लिया था और एडियाबैटिक एक्सपेंशन में हमने Q की वैल्यू 0 फाइंड आउट करवा दी थी, Q इक्वल टू 0, और हमने निकाला था डेल E इक्वल टू W2 और इसकी वैल्यू हमने निकाली थी CV T1 माइनस T2, इक्वेशन नंबर 2। यही फाइंड आउट किया था, W2 की वैल्यू CV T1 माइनस T2। उसके बाद आइसोथर्मल कंप्रेशन वर्क निकाला था हमने और एक रिलेशनशिप बताई थी -Q1, ये इक्वल टू हमने बताया था W3 और इसकी वैल्यू हमने बताई थी RT1 ln V4 अपॉन V3, ये इक्वेशन नंबर 3। और लास्ट था एडियाबैटिक कंप्रेशन वर्क, जिसमें Q की वैल्यू हमने 0 डिफाइन की थी और डेल E की वैल्यू जो थी वो -W4 आई थी और वो वैल्यू जो -W4 वैल्यू आई थी वो आई थी CV T2 माइनस T1। इस इक्वेशंस को नंबर दे दिया मैंने 4। यहां तक की चीजें हमने कल स्टडी कर ली थी। अब मैं इसमें से दो चीजें निकालूंगी। पहले तो मैं निकालूंगी टोटल वर्क, टोटल वर्क W से रिप्रेजेंट करूंगी। और मैंने आपको जब कार्नोट साइकिल पढ़ाया था तो मैंने ये कहा था कि इन दोनों स्टेप्स में वर्क डन बाय द सिस्टम होता है। इन दोनों स्टेप्स में क्या होगा? वर्क डन बाय द सिस्टम। जब बाय द सिस्टम हो रहा है तो हम साइन लगाते हैं नेगेटिव।
और इन दोनों प्रोसेस में वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है। तब हम साइन लगाते हैं पॉजिटिव। तो मैं टोटल वर्क निकालूंगी तो ये दोनों वर्क नेगेटिव फॉर्म में लिखूंगी और ये दोनों पॉजिटिव फॉर्म में, मीन्स टोटल वर्क W होगा -W1 -W2 प्लस W3 और प्लस का W4। टोटल जो वर्क है वो होगा -W1 -W2 प्लस W3 प्लस W4। अब देखो ये तो माइनस में ऑलरेडी है -W1, तो मैं वैल्यू पुट कर रही हूं, पुट द वैल्यू ऑफ W1 W2 W3 W4 from equation 1 2 3 4 into इक्वेशन 5। इस इक्वेशंस को 5 दे रहे हैं अपन, करो पुट। W की वैल्यू क्या आ गई -W1, ये डायरेक्ट -W1 है, मैं क्या लिख दूंगी RT2 ln V2 अपॉन V1। ठीक है, उसके बाद -W2, लेकिन ये जो वैल्यू है ये बेटा किसकी है W2 की। किसकी वैल्यू है ये W2 की। मैं यदि -W2 की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी तो यहां भी माइनस लग जाएगा, -CV T1 T2, यही वैल्यू होगी। मैं यदि इस वैल्यू को माइनस करूंगी तो यहां भी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो क्या है ये -CV T1 T2 प्लस W3 की वैल्यू क्या है पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव में है, क्या है RT1 ln V4 अपॉन V3 प्लस का RT1 ln V4 अपॉन V1 V3। ठीक है, उसके बाद W4, अब यहां मेरी वैल्यू कैसी है माइनस की। इस माइनस को यदि मैं, ये तो हमने एक रिलेशनशिप बताया था, ये रिलेशनशिप क्रिएट होता है। यदि मैं W4 की वैल्यू निकालूंगी तो -W4 की वैल्यू मेरी क्या है CV T2 T1। मैं यदि ये कहूं कि W4 क्या आएगा मेरा, इस माइनस को मैं यहां ट्रांसफर कर दूं तो क्या होगा -C1 T2 T1। इस वैल्यू को मैं यहां पुट करूं W4 में तो वैल्यू क्या आ गई मेरे पास -CV T2 T1। अब देखो इनको अरेंज कर लो, आपकी मर्जी है, इसको अरेंज करो या इसको अरेंज करो। इन दोनों में से एक को जैसे ही अरेंज करोगे आपका ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो W की वैल्यू क्या आ जाएगी, W इक्वल टू RT2 ln V2 अपॉन V1। एज इट इज लिखा है, मैंने कोई भी चेंज नहीं किया। अब मैं इसको उल्टा लिख रही हूँ, मीन्स मेरे पास T1 T2 है। यदि मैं T2 T1 लिखूंगी तो बेटा माइनस बाहर कॉमन ले लूंगी, इस फॉर्म में लिखूंगी तो माइनस बाहर कॉमन ले लूंगी। तो देखो जैसे मैं इस कॉमन माइनस को खोलूंगी, -T2 और प्लस का T1, यही तो है बेटा, प्लस का T1 है और माइनस का T2 है। तो मैं इसको इस फॉर्म में लिखूंगी, ये माइनस और ये माइनस किस में कन्वर्ट हो गया प्लस में। यहाँ माइनस है और यहाँ पे माइनस है, किस में कन्वर्ट हो गया प्लस में। क्या बना CV T2 T1 प्लस RT1 ln V4 अपॉन V3 माइनस CV T2 T1। ये प्लस का है और ये माइनस का, ये दोनों कैंसिल आउट। तो टोटल W हमारा क्या बना RT2 ln V2 अपॉन V1 प्लस RT1 ln V4 अपॉन V3। ये वर्क कौन से हैं, ये जो वर्क है ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन वर्क है। आइसोथर्मल वर्क है, कौन सी प्रोसेस के दौरान वर्क
आए हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान वर्क आए हैं। तो कार्नोट साइकिल में जो टोटल वर्क होता है वो केवल आइसोथर्मल प्रोसेस वर्क ही होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस जो है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, इसलिए इनके द्वारा जो नेट वेट वर्क है वो तो क्या हो जाता है, जीरो। केवल और केवल हमें कार्नोट साइकिल में जो वर्क मिलता है वो कौन से प्रोसेस से मिलता है, आइसोथर्मल वर्क। ये कौन सा वर्क है, आइसोथर्मल वर्क। ठीक है, इस इक्वेशंस को नंबर दे दो 6। अब हम देखो इस इक्वेशंस में W2 V2 V1 V4 V3 V4 है, इनके बीच में हम एडियाबैटिक एक रिलेशनशिप जानते हैं। एडियाबैटिक एक रिलेशनशिप जानते हैं। कौन कौन सी प्रोसेस है, ये रही, एक एडियाबैटिक ये प्रोसेस है और एक एडियाबैटिक ये प्रोसेस है। देखो क्या क्या चेंजेस हुए इस एडियाबैटिक में। इसकी बात करूं मैं तो टेम्परेचर क्या था, T2 B स्टेप्स में, यहां से कहां से कहां गया, ये इस वाले की बात करें B से C में गया, B से C में गया। जब B पोजीशन पे था तो टेम्परेचर T2 था, वॉल्यूम V2 था और प्रेशर P2 था। जब C पोजीशन पे गया, मैंने आपको प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ अच्छे से समझाया था, वहां पे लिखा हुआ है। जब C स्टेट में गया था ये, तो टेम्परेचर T1 था, प्रेशर P3 था, वॉल्यूम V3। इस इक्वेशंस के लिए मुझे पता है टी वी गामा माइनस 1 जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट। कौन से रिलेशनशिप में, एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर टी वी गामा माइनस 1 क्या होता है, कांस्टेंट। इस रिलेशनशिप को यहां यूज कर रही हूं मैं, बाकी सब हटा देते हैं हमें नीचे। According to first adiabatic expansion, देखो क्या क्या चेंजेस आए, बी से सी में गया है तो चेंजेस क्या क्या थे, T2 V2, T2 से कहाँ आ गया, T1 P3 V3। मुझे पता है एक एडियाबैटिक रिलेशनशिप क्या है कि टी वी गामा माइनस 1 क्या होता है, कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है समझो, स्टेट ए के अंदर टी वी गामा माइनस 1 की वैल्यू कांस्टेंट होगी और स्टेट बी में टी वी गामा माइनस 1 की वैल्यू कांस्टेंट होगी। इसका मतलब दोनों की वैल्यू इक्वल है, चेंज हुई नहीं। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि स्टेट बी के अंदर टी वी गामा माइनस 1 जितनी वैल्यू थी उतनी ही स्टेट सी के अंदर टी वी गामा माइनस 1 की वैल्यू है, चेंज नहीं हुई। तो इस रिलेशनशिप से मैं क्या लिख सकती हूँ, टेम्परेचर क्या है, बी स्टेट में टेम्परेचर क्या है, T2, वॉल्यूम क्या है, V2, क्या आया, गामा माइनस 1, किसके इक्वल आया, सी स्टेट में टेम्परेचर क्या है, T1, वॉल्यूम क्या है, V3, गामा माइनस 1। इस इक्वेशंस को नंबर दे दो 7। उसके बाद दूसरी एडियाबैटिक, दो ही एडियाबैटिक प्रोसेस हो रही है, एडियाबैटिक कंप्रेशन। क्या हुआ, कहां से कहां गया, डी से ए में, कहां गया,
डी से ए में। ग्राफ बताया था आप लोगों को, आप उसको अच्छे से ध्यान से वापस पढ़ो ताकि आपको ध्यान आ जाए। डी से ए में गए थे हम, सबसे लास्ट प्रोसेस थी एडियाबैटिक कंप्रेशन, वापस अपनी इनिशियल स्टेट में पहुंच रहा था वो। ठीक है, यहाँ टेम्परेचर जो था डी पोजीशन में, सी से डी में आया, आइसोथर्मल था, तो देखो यहाँ T1 था, तो यहाँ टेम्परेचर क्या है T1, वॉल्यूम V4, प्रेशर P4। ए स्टेट में आया, वापस इनिशियल स्टेट में पहुंच गया, क्या टेम्परेचर था T2, वॉल्यूम V1 और प्रेशर P1। वही रिलेशनशिप लगाऊं मैं इसके लिए, क्या होगा T1 V4 गामा -1 किसके इक्वल हुआ T2 V1 गामा -1। ये इक्वेशन नंबर 7 और ये इक्वेशन नंबर 8। इन दोनों इक्वेशंस का यूज करेंगे हम और एक रिलेशनशिप निकालेंगे V2 अपॉन V1 और V4 और V3 के बीच में एक रिलेशनशिप निकालेंगे। ठीक है, लगाओ इससे। इक्वेशन नंबर 7 से मैं टेम्परेचर एक साइड ले आऊं और वॉल्यूम एक साइड लेके आऊं। देखो टेम्परेचर इधर लेके गए T2 अपॉन T1, यही हुआ। इस T1 को इधर लेके गए, मैं टेम्परेचर को एक साइड लेके आ रही हूँ, वॉल्यूम को एक साइड लेके आ रही हूँ, तो क्या बना V3 अपॉन V1, इसकी पावर गामा -1, इसकी पावर गामा -1। पावर एक जैसी होती है तो मैं होल पावर की फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो ये क्या बना मेरे पास, इक्वेशन क्या आई T2 अपॉन T1 किसके इक्वल आया V3 अपॉन V1 की पावर गामा -1। ये इक्वेशन नंबर हो गया 9। जैसे इस इक्वेशंस को चेंज किया वैसे ही इस इक्वेशंस को चेंज करो आप। टेम्परेचर एक साइड लेके आओ, कौन सी फॉर्म में T2 अपॉन T1 की फॉर्म में। यदि यहाँ आपने T2 अपॉन T1 की फॉर्म में लाए हैं तो यहाँ पे भी T2 अपॉन T1 की फॉर्म में लाए, और यहाँ यदि आपने T1 अपॉन T2 लिखा है कोई बात नहीं, एक ही बात है, आप ये इस फॉर्म में भी ला सकते थे इसको T1 अपॉन T2। जैसे T1 अपॉन T2 करती तो रिलेशन क्या बनता V1 अपॉन V3 और इसकी पावर क्या हो जाती गामा -1। मीन्स आपको एक का रिलेशन निकाल दिया, जिस फॉर्म में निकाला है दूसरा उसी फॉर्म में लिखना है आपको, अलग से नहीं लिखना। तो मैं इस वाली इक्वेशंस को T2 अपॉन T1 की फॉर्म में लाऊंगी, तो यहाँ इसको यहाँ ले जाऊंगी, क्या बना T2 अपॉन T1 किसके इक्वल आया V4 अपॉन V1 और इसकी होल पावर क्या है गामा -1। ये इक्वेशन नंबर हो गई 10। इक्वेशन नंबर 10 से T2 अपॉन T1 की वैल्यू मैं किस में रख दूं, इक्वेशन नंबर 9 में। पुट द वैल्यू ऑफ T2 अपॉन T1 फ्रॉम इक्वेशन 10 इनटू इक्वेशन 9। देखो मैं ये वैल्यू पुट कर रही हूं, क्या होगा जहां T2 अपॉन T1 है उसकी जगह मैं क्या रख रही हूँ V4 अपॉन V1, V4 अपॉन V1 इसकी पावर गामा -1 किसके इक्वल आ गया V3 अपॉन यहाँ V2 था, ये रहा V2 अपॉन V2 और इसकी पावर गामा -1। यही था, यहाँ V2 था, गलती से ये V1 लग गया था। ठीक है, चले आगे। अब देखो जिनकी पावर सेम है वो बेस भी सेम होंगे, क्या रिलेशन बन और इक्वल साइन है। अगर किसी की पावर के साथ में इक्वल साइन है, ऐसे बेस और पावर को इक्वल मत करना। क्या कंडीशन है, दो चीजें हैं कि जिनकी पावर सेम हो जाती है और वो दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं तो उनका बेस भी क्या होता है सेम होता है। ये हमें मैथ से पता है। V4 अपॉन V1 किसके इक्वल होगा V3 अपॉन
V2 के इक्वल। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? V4 अपॉन V3 की, V4 अपॉन V3 की। तो मैं इस V4 के नीचे ये V3 ले आऊं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं। जैसे ये यहां जाएगा V1 कहां चला जाएगा? यहां पे, यही होगा। तो क्या होगा? V4 अपॉन V3 किसके इक्वल आया? V1 अपॉन V2 के। ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई? 11। इस 11 इक्वेशन से V4 अपॉन V3 की वैल्यू मैं किस में रख दूं? इक्वेशन नंबर 6 में रख दूं। पुट द वैल्यू ऑफ V2 put the value of V4 upon V3 from equation 11 into equation 6. Put the value of V4 upon V3 from equation 11 into equation 6। देखो 6 में रख रही हूं मैं। W इज इक्वल टू, ये एज इट इज, इसमें तो कुछ ही चेंज नहीं करना, RT2 ln V2 अपॉन V1 एज इट इज लिख दिया। W इज इक्वल टू RT2 ln V2 अपॉन V1। फिर क्या साइन है? प्लस। फिर क्या है? RT1 एज इट इज, RT1 ln, यहां तक का एज इट इज। इस V4 अपॉन V3 की जगह मैं क्या वैल्यू पुट कर रही हूँ? V1 अपॉन V2। क्या वैल्यू होगी? V1 अपॉन V2। W की वैल्यू क्या आ गई? RT2 ln V2 अपॉन V1। मैं इसको भी V2 अपॉन V1 की फॉर्म में चेंज करूंगी तो log की प्रॉपर्टी लगाऊंगी, और log की प्रॉपर्टी क्या कहती है? log 1 अपॉन x को जब मैं x की फॉर्म में लिखती हूँ तो क्या लिखती हूँ? माइनस log x। ये पुट करती हूँ। तो मैं इसको log की प्रॉपर्टी जब लगाऊंगी तो ln V1 अपॉन V2 को मैं क्या लिख सकती हूँ? माइनस ln V2 अपॉन V1। ये वैल्यू यहाँ पुट करूं तो ये किसका साइन आ जाएगा? यहाँ पे माइनस RT1 ln V2 अपॉन V1। यही आया। तो W की वैल्यू क्या हो गई? W इज इक्वल टू क्या हुआ? R कॉमन आ गया दोनों में, ln V2 अपॉन V1 भी कॉमन है, क्या बना? T2 माइनस T1। इसको थोड़ा अरेंज फॉर्म में लिख दो। W इज इक्वल टू R T2 माइनस T1 ln V2 अपॉन V1। किसकी वैल्यू आ गई है? W की वैल्यू आ गई। एफिशिएंसी क्या होती है? कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी नीटा से डिफाइन करते हैं। और क्या होती है कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी? उस इंजन के द्वारा अब्सॉर्ब्ड हीट से कितने प्रतिशत वर्क किया गया, कितने परसेंट उस हीट को वर्क में कन्वर्ट किया गया, वो उसकी क्या कहलाती है? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को निकालने के लिए इसने कितनी हीट दी थी? हमने इसको Q2 हीट दी थी, और उस Q2 की वैल्यू क्या थी? RT2 ln V2 अपॉन V1। कार्नोट साइकिल में आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हमने वैल्यू एक रिलेशनशिप देखा था ना,
Q2 इक्वल टू माइनस W1 किसके इक्वल था, RT2 ln V2 अपॉन V1। तो Q2 हीट अब्सॉर्ब की उसने, इतनी हीट उसने अब्सॉर्ब की है और इतना उससे वर्क किया गया है। तो एफिशिएंसी को हम किसी भी एफिशिएंसी को निकालने के लिए क्या करते हैं, वर्क अपॉन उसके द्वारा अब्सॉर्ब हीट। तो W अपॉन Q2, W अपॉन Q2, यदि परसेंटेज में निकालना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। नीटा की वैल्यू क्या आ गई, W की वैल्यू क्या है, R T2 माइनस T1 ln V2 अपॉन V1 अपॉन Q2 की वैल्यू क्या है, R T2 ln V2 अपॉन V1। क्या होगा, इस R से ये R कैंसिल आउट, ln V2 से ln V2 अपॉन V1 कैंसिल आउट। नीटा की वैल्यू क्या बनी, T2 माइनस T1 अपॉन T2। मैं इसको और सॉल्व करूं, नीटा इक्वल टू, एक बार इस T2 को इसके नीचे ले जाओ और एक बार इस T2 को इसके नीचे ले जाओ, क्या बनेगा, T2 अपॉन T2 माइनस T1 अपॉन T2। ये क्या बना 1, तो नीटा क्या हुआ 1 माइनस T1 अपॉन T2। देखो आप क्या डिफाइन कर रहा है कि नीटा की वैल्यू जो है वो 1 में से कुछ लेस हो रही है, इसलिए ऑलवेज कैसी होती है, 1 से लेस होती है। कैसी होती है, 1 से लेस होती है। यदि मैं इसको मल्टीप्लाई करती किससे, 100 से, तो वैल्यू क्या आती, हमेशा नीटा की वैल्यू क्या आती, 100% से कम आती। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो केल्विन ने क्या कहा था कि ऐसा इंजन बनाना इम्पॉसिबल है कि वो सारी हीट जो ले रहा है वो सारी की सारी वर्क फॉर्म में कन्वर्ट कर सके, और कार्नोट उसको क्या कर रहा है, प्रूफ कर रहा है। कार्नोट साइकिल का एफिशिएंसी जो है वो कभी भी 100% नहीं होती है। इस टेम्परेचर डिफरेंस को चाहे आप कितना भी कम कर दो, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी ही आएगी, जीरो हो ही नहीं सकता। इसलिए नीटा की जो वैल्यू है वो 1 से कम है। तो कौन से लॉ पे काम कर रहा है ये, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के केल्विन स्टेटमेंट क्या कहता है कि ऐसा इंजन बनाना इम्पॉसिबल है कि उससे जितनी हीट उसको दी जाए वो सारी की सारी हीट वर्क की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। यदि ऐसा होता तो Q2 और वर्क बराबर होता, और उस केस में नीटा की वैल्यू हमारे पास क्या निकल जाती, W अपॉन Q2 करते और ये दोनों बराबर है तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते। उस केस में नीटा की वैल्यू क्या आती, 1। ऐसा कभी नहीं होता है, किसके अकॉर्डिंग, केल्विन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। केल्विन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ऐसा इंजन बनाना इम्पॉसिबल है कि उसको हम जितनी एनर्जी दें वो सारी की सारी एनर्जी बगैर कहीं रिलीज किए सारी की सारी वो वर्क की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। क्यों, क्योंकि ये जो हीट दी जा रही है ये हीट कुछ और तरीके से भी उसके हो सकता है, उसमें रिपल्सन हुआ उसकी वजह से यूज आ गई, या कहीं की ये जो हीट दी है आपने और कहीं पे भी वेस्ट हो जाती है, सारी एनर्जी वर्क की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती है। ये था आपका कार्नोट साइकिल। कल हम इसकी एफिशिएंसी कंप्लीट डेफिनेशन के साथ में स्टडी करेंगे और इस एफिशिएंसी से रिलेटेड जो आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे कार्नोट साइकिल पे वो न्यूमेरिकल स्टडी कराऊंगी। थैंक यू।